हेलो एवरीवन। आज आपकी दूसरी क्लास है। कल हम लोग देखा था कि हम लोगों को इस बैच में क्या मिलेगा, तो मैं फिर से बता दूं। इस बैच में हम लोगों की आंसर राइटिंग होगी, सारे कंसेप्ट बताए जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स आपको बताए जाएंगे, प्रैक्टिस कराई जाएगी, एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, कल हम लोगों ने बेसिक शुरू किया था। कल हम लोगों ने देखा था कि पॉलिटी होता क्या है। तो अगर मैं रिकैप करूँ तो पॉलिटी का मतलब होता है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था मतलब स्टेट किस तरह से अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करे, जिससे कि वो अपने सिटीजन्स की वेलफेयर को इंश्योर कर सके, अपने सिटीजन्स के इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट कर सके रिसोर्सेज का, और इसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल रिफॉर्म कर सके। उसको हमने पॉलिटी बोला था। आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कल की क्लास में आपको मैंने थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम लोग सिस्टमेटिकली देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल बुक which set up relation between state and individual। मतलब इस बात का क्या हुआ? इस बात का ये मतलब है कि अगर हमें पर कॉन्स्टिट्यूशन ये हमको ये बताता है कि हमारी स्टेट से क्या रिलेशन है और स्टेट का हमसे क्या रिलेशन है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया था, इफ़ कॉन्स्टिट्यूशन इज एब्सेंट और वीक देन स्टेट माइट बिकम, बताओ आप लोग, अथॉरिटेटिव इन नेचर। मतलब स्टेट के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाएंगी, एक्सेसिव पावर। और एक्सेसिव पावर कैसे होंगी? किसी भी रूलर को करप्ट करेंगी। एक्सेसिव पावर करप्ट एब्सोल्युटली। एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया का बताया था मैंने। एग्जाम्पल जो इराक में सद्दाम हुसैन ने किया था, या फिर एग्जाम्पल में आप लोग ले सकते हो जो परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान में किया था। वो कौन थे? सब लोग डिक्टेटर थे। उसके बाद फिर हमने क्या देखा कॉन्स्टिट्यूशन में, आगे देखेंगे हम लोग। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक होती है जो कि क्या करती है, हमको गाइड करती है। कैसे गाइड करती है? वो हमको ऐसे गाइड करती है कि वो ये बताती है, वो हमें हमारी स्टेट को गाइड करती है, इंडिविजुअल को गाइड करती है, और ये बताती है कि व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ठीक है यार। कॉन्स्टिट्यूशन में एक इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल होता है गवर्नेंस के लिए। फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ एनी कंट्री। मतलब इस बात का क्या है? इस बात का ये मतलब है कि अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारी कंट्री के लिए कौन से रूल्स हैं, कौन से रेगुलेशंस हैं, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं। ये सारी बातें हमको कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन एक इम्पोर्टेंट काम ये करता है कि ऑल customs and tradition must coincide or conform with constitution। अभी तक का समरी ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक लीगल बुक है जो कि रिलेशन को सेटअप करेगा इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में। मतलब स्टेट और इंडिविजुअल का क्या रिलेशन है वो कौन बताएगा? कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। तो पहला पॉइंट हमारा रिलेशन। दूसरा पॉइंट हमको ये बताएगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन हो ही ना
तो स्टेट कैसी बन जाएगी, अथॉरिटेटिव, मतलब एब्सोल्यूट एनार्की हो जाएगी, एब्सोल्यूट एनार्की हो जाएगी। उसके बाद ये कस्टम और ट्रेडिशन जो भी हमारे देश में होती है, जो भी रीति रिवाज होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, उनको नल एंड वॉइड कर देगा। नल एंड वॉइड मतलब कैंसिल कर देगा उनको। और फिर हमने अगला देखा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फंडामेंटल है। फिर हमने क्या देखा था, एक रूल बुक है जो कि गाइड करती है स्टेट को, इंडिविजुअल को। तो अगर आपको इसके नोट्स बनाने हैं तो आप ऐसे बना सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन की पॉइंट्स। पहला हमने देखा स्टेट और इंडिविजुअल का रिलेशन, इधर आप आर मतलब रिलेशन ले सकते हो। दूसरा हमने देखा अगर कॉन्स्टिट्यूशन, सी का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं होगा तो इससे क्या होगा, एब्सोल्यूट एनार्की। उसके बाद फिर हमने देखा कि फंडामेंटल है कॉन्स्टिट्यूशन, किसके लिए फंडामेंटल है, गवर्नेंस के लिए। किसकी गवर्नेंस, कंट्री की। अब गवर्नेंस क्या होता है, गवर्नेंस मतलब होता है, गवर्नेंस को आप ऐसे समझ सकते हो, मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीज रिसोर्स, मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीज रिसोर्स मतलब किस तरह से कंट्री के रिसोर्स का मैनेजमेंट होगा। पानी है वो कहाँ पर जाएगा, अगर कोई ज़मीन का टुकड़ा है तो उसके ऊपर स्कूल बनेगा या चर्च बनेगा या क्लब बनेगा, वो सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, हमारे स्टेट डिसाइड करेगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन और क्या काम करता है, लास्ट ये एक रूल बुक है या फिर ये क्या है, एक गाइड है जो कि क्या करेगा, कांस्टेंट, या फिर क्या कर सकते, एक टॉर्च या फिर एक लाइट हाउस की तरह काम करेगा, लाइट हाउस की तरह ये काम करेगा, जो कि क्या करेगा, कांस्टेंट गाइड करेगा। किसको, स्टेट को भी और इंडिविजुअल को भी, जिससे कि क्या हो, इफेक्टिव मैनेजमेंट हो सके, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीज एंड इट्स रिसोर्सेज। इफेक्टिव मैनेजमेंट हमारी कंट्री का भी हो, हमारे रिसोर्सेज का भी हो, सारी चीज़ें हमें कौन बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इतना सीख लिया कि स्टेट और इंडिविजुअल का रिलेशन बताएगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो एब्सोल्यूट मोनार्की आ जाएगी। फंडामेंटल है गवर्नेंस में कंट्री के, कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक या फिर एक लाइट हाउस की तरह काम करता है जो लगातार हमको गाइड करेगा, स्टेट को भी इंडिविजुअल को भी, जिससे कि हमारी कंट्री के रिसोर्सेज का मैनेजमेंट हो सके। ये सारी बातें हमने सीख ली। अब ये सवाल आता है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन आया कहाँ से। ऐसा तो नहीं था कि शाम को सोए और सुबह कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी क्या बात है जो उसको दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन से अलग बनाती है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही नहीं, डस्टबिन में है वो। रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन 4-5 बार बदल चुका है, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन 4-5 बार बदल चुका है, वो भी वेस्टर्न कंट्रीज में सिविलाइज समझती है अपने आप को। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या है कि जब वो बना था 1950 में जनवरी में, जब वो लागू हुआ तब से अभी तक चला आ रहा है। क्या ऐसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत है जो उसको सबसे अलग बनाती है। तो उसकी खासियत जानने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। देखो यार, सवाल बहुत हैं, जवाब एक है, पता नहीं। मैं बताता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो उसके लिए एक असेंबली लगेगी, तो उस असेंबली को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। अच्छा, असेंबली होगी, अगर आपको अपने कॉमन सेंस से बोलो तो क्या होगा, ये असेंबली होगी। ये असेंबली होगी, इस असेंबली में कुछ लोग इकट्ठे हुए होंगे, कुछ लोग चुने गए होंगे, वो लोग इकट्ठे हुए होंगे, उन्होंने डिबेट करा होगा, डिस्कशन करा होगा। डिबेट और डिस्कशन करने के बाद फिर उन्हें कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे, उस पॉइंट्स को उन्होंने कंपाइल किया होगा, और जो पॉइंट्स कंपाइल हुए वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अच्छा, अब ये बात आती है, अच्छा लोग इकट्ठे हुए हैं तो लोग इकट्ठे कैसे हुए, क्या उनमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी, इकट्ठे हुए तो फिर कितना टाइम लगा, कैसे बना कैसे नहीं बना, कहाँ से उसके पॉइंट्स उठाए गए, बहुत सारे सवाल हैं। अभी देखते हैं क्या क्या होता है। तो यार, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने से पहले ज़रा उसकी हिस्ट्री समझ लो कि भैया ये बला आई कहाँ से। आखिर जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली समझ रहे हैं, ये शुरू कहाँ से हुई। तो यार, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ये समझने से पहले अब मैं एक टाइमलाइन बना रहा हूँ, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं इधर फोकस कर रहा हूँ, ऊपर वाला आपने लिख लिया होगा यार। ये मुझे उम्मीद है, अगर नहीं लिखा हो तो वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लेना। 1928 में कुछ काम होता है,
कुछ काम 1934 में होता है, कुछ काम 1940 में होता है। ये टाइमलाइन है, टाइमलाइन पे आप लोग आराम से समझ सकते हो। फिर 1946 में कुछ काम होगा, कुछ काम हमारा 1949 और 50 में होगा। इसको मर्ज करके लिख रहा हूँ, इसका रीज़न आपको बाद में पता चलेगा। देखो यार, पता क्या होता है 1928 में, मैं इधर फोकस कर दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा भावनाओं को समझना। 1928 में साइमन कमीशन आता है। अभी साइमन कमीशन क्यों आता है, क्यों नहीं आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्या था, उसमें क्या क्लॉज थे, वो सारा हिस्ट्री के सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप लोग बस मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट करो। 1928 में साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन कुछ हम लोगों को राइट्स देने की बात करता है, हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो फिर एक अंग्रेज़ होता है, उसका नाम होता है बिरकिन हेड। उसका हेड ही ब्रेक होता है, वो बह की बातें करता था। वो बिरकिन हेड क्या बोलता है, वो क्या करता है, चैलेंज करता है। इसको ब्रिकन हेड चैलेंज के नाम से भी जाना जाता है। वो चैलेंज करता है हम इंडियंस को, कहता है कि आप लोगों को हम जो कानून बना के दे रहे हैं साइमन कमीशन के रूप में, उसकी साइमन रिपोर्ट के रूप में, वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ऐसा है तो अपने के लिए खुद बना लो। वो इसलिए चैलेंज करता था क्योंकि उसे पता था हिंदुस्तान में इतनी सारी जातियाँ हैं, इतने सारे धर्म है, इतनी सारी हिस्ट्री है, इतना सारा कल्चर है, लैंग्वेज है, ये लोग कभी एक कॉन्स्टिट्यूशन पर राज़ी नहीं होंगे। तो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया जाता है। कौन एक्सेप्ट करते हैं, हमारे सीनियर नेहरू जी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोतीलाल नेहरू। बिल्कुल सही, जवाहरलाल नेहरू के पापा मोतीलाल नेहरू जी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और मोतीलाल नेहरू जी एक्सेप्ट करने के बाद एक रिपोर्ट बनाते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, नेहरू रिपोर्ट। तो आपको क्या याद रखना है, 1928 में क्या आती है, 1928 में आती है हमारी नेहरू रिपोर्ट। इस नेहरू रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट्स, जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, DAMENTAL फंडामेंटल राइट्स, कुछ मैं एक दो पॉइंट लिख रहा हूँ, और डोमिनियन स्टेटस की बात होती है। अभी डोमिनियन स्टेट क्या होता है, ये भी आप लोगों को हिस्ट्री में ही बताऊंगा। डोमिनियन स्टेटस, इस डोमिनियन स्टेटस कुछ नहीं होता है, एक सेकंड कंट्री आपके एक्सटर्नल अफेयर्स को कंट्रोल करती है, उसी को डोमिनियन स्टेटस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आयरलैंड हो गया, जिसकी कौन कंट्रोल करता है, डोमिनियन फॉरेन अफेयर्स, यूके। अच्छा, तो 1928 में क्या आया, नेहरू रिपोर्ट आई। मैं ऐसे हाईलाइट करता हूँ, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, कॉन्स्टिट्यूशन बनने की कुछ कुछ शुरुआत हुई, फंडामेंटल राइट्स होने की बात करी गई। 1934 में क्या होता है, अलग पेन ले लो, आप लोग भी ऐसे नोट्स बनाते रहो साथ साथ, तो आपको उतनी देर में नोट्स बन जाएगी। 1934 में क्या होता है, 1934 में सबसे पहले डिमांड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, मैं इधर CA लिख दे रहा हूँ, तो CA चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, CA कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है। तो ये डिमांड किसकी रखते हैं, ये डिमांड रखते हैं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, कौन, MN रॉय। ये भी कम्युनिस्ट थे, इनके बारे में हम लोग हिस्ट्री सेक्शन में देखेंगे। डिमांड सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कौन रखेगा, MN रॉय। 1940 में क्या होता है, डिमांड रखती अच्छी बात है। अब ये डिमांड क्या होती है, ये डिमांड हो जाती है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या हो जाती है, डिमांड हो जाती है। अच्छा, डिमांड एक्सेप्ट हो जाती है किस रूप में, इसी को हम लोग पढ़ते हैं अगस्त ऑफर के रूप में। क्या हो जाती है, डिमांड स्वीकार हो जाती है कि ठीक है, हम आपकी कंट्री में क्या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना देंगे। 1946 में क्या, अच्छा डिमांड तो एक्सेप्ट होगी, उसके लिए अब आपको कुछ कार्यवाही भी तो करनी पड़ेगी। तो कार्यवाही करने के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन, कैबिनेट प्लान होता है, जो कि क्या कर देता है, इंडिया में आता है, और ये क्या कहता है, हम आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना के देंगे। लेकिन ये जो आइडिया होता है, ध्यान से सुनना, ये आइडिया रिजेक्ट कर देती है कौन, मुस्लिम लीग को। मैं ML लिख दे रहा हूँ, मुस्लिम लीग रिजेक्ट कर देती है। वो कहती नहीं भैया, इंडिया के लिए अलग बनाओ, पाकिस्तान के लिए अलग बनाओ, हमको यूनिफाइड इंडिया नहीं चाहिए। ये बात मुस्लिम लीग रख देती है, तो फिर ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया होता है यहाँ पर फेल कर जाता है। लेकिन फिर कैबिनेट मिशन क्या कह देती है, इसी को मैं आगे लिख दे रहा हूँ। कैबिनेट मिशन आती है, कैबिनेट मिशन ये कह देती है कि नहीं, ये जो आपका डिवीज़न का आइडिया ये गलत है। मैं लिख दे रहा हूँ, कैबिनेट मिशन क्या करती है, इसको डिसअप्रूव कर देती है। डिसअप्रूव करने के बाद वो कहती है नहीं, आपकी एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी। कैसी होगी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, सिंगल होगी। अब जब 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन जाएगी, फिर 1950 तक जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा, इसके बीच की जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स, उस पर हम लोग का ध्यान जाएगा। तो इतना अभी किसी को दिक्कत नहीं, मैं फटाफट इसको रिकैप कर दे रहा हूँ। हमने देखा पॉलिटी क्या होती है, पॉलिटी होती है राज्य व्यवस्था, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इतना केवल आपको इतना ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में रिलेशन बताया, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो एब्सोल्यूट मोनार्की होगी। फंडामेंटल है गवर्नेंस में कंट्री के, कॉन्स्टिट्यूशन एक लाइट हाउस की तरह काम करेगा, जो कि हमें गाइड करेगा स्टेट को, इंडिविजुअल को, जिससे कि हमारी कंट्री के रिसोर्सेज
और कंट्री का मैनेजमेंट कैसा हो सके, इफेक्टिव हो सके। फिर कॉन्स्टिट्यूशन आया कहाँ से, तो कॉन्स्टिट्यूशन आया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से। इसकी हिस्ट्री क्या थी, 1998 में नेहरू रिपोर्ट आई। फिर सबसे पहले डिमांड किसने रखी, एम एन रॉय ने रखी। 1940 में डिमांड एक्सेप्ट हो गई। अब डिमांड एक्सेप्ट होगी तो कोई काम भी तो होगा, तो कैबिनेट मिशन आई। कैबिनेट मिशन को रिजेक्ट किसने कर दिया, मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने कह दिया नहीं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इंडिया की अलग रखो, पाकिस्तान की अलग रखो। मुस्लिम लीग की डिमांड अलग किसने करी, रिजेक्ट किसने कर दी, कैबिनेट मिशन ने रिजेक्ट कर दी। कैबिनेट मिशन ने क्या कहा, यूनिफाइड होना चाहिए आपका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब हम लोग आगे देखते हैं। इतना हमने फटाफट इसको रिकैप कर लिया। अब जब आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में देखोगे या फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स के बारे में देखोगे, तो मैं इधर लिख दूँ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्या, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकती है, वनडे वाले एग्ज़ाम में, कि इसकी फ़र्स्ट मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। तो इसकी फ़र्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर। DEC जो है वो दिसंबर है हमारा, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई। ठीक है भैया। तुरंत इसके प्रेसिडेंट चुने नहीं गए थे। इसके जो सबसे पहले प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे, इसके जो सबसे पहले प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे वो थे, आप लोग बताओ यार कमेंट करके, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रोविजनल प्रेसिडेंट एग्ज़ाम में ध्यान से पढ़ना, प्रोविजनल प्रेसिडेंट पूछा गया कि, रेड पेन से लिख दे रहा हूँ भाई, इलेक्टेड प्रेसिडेंट पूछा गया। अगर आपसे इलेक्टेड प्रेसिडेंट की बात करी जाए तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी हो गए। अब इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट कौन था यार, ये तो पता नहीं, ये तो भाई आउट ऑफ द सिलेबस पूछ लिया। इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट अगर पूछा जाए तो वो थे हमारे एच सी मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फर्स्ट मीटिंग हमको इतना बेसिक क्लियर हुआ कि आखिर हमारे साथ चल क्या रहा था। अच्छा जी, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्या, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की एक इम्पोर्टेंट कमेटी थी, उस कमेटी को बोलते थे ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हमारे चेयरमैन थे बाबा साहब अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर ही हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। देखो यार ध्यान भावनाओं में मत बह जाना, मैं स्टार लगा रहा हूँ इधर, ये स्टार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन एक और स्टार लगा रहा हूँ कि एक हमारी कमेटी और थी, उसका नाम था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का चेयरमैन कौन था, ये आपको पता है, तो ध्यान से सुनना। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे जूनियर नेहरू, उनका नाम क्या था, जवाहर लाल नेहरू। तो ध्यान से सुनना यार, प्रोविजनल प्रेसिडेंट पूछा जाए सच्चिदानंद सिन्हा, इलेक्टेड प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट SC मुखर्जी, ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे चेयरमैन BR अम्बेडकर, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के कौन थे हेड जवाहरलाल नेहरू। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं, उनके चेयरमैन देख लेना ज़रा, वो मैं आपको फटाफट लिखवा दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे सरदार पटेल किसके हेड थे, तो सरदार पटेल हेड थे हमारे एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ लिखा है ये, एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, ये इसके चेयरमैन थे। एक और चीज़ आप लोग ध्यान रखना, उस कमेटी में मेरे को लग रहा है आप लोग फंस सकते हो, जवाहरलाल नेहरू जो थे ये कमेटी के चेयरमैन थे, उस कमेटी का नाम था स्टेट्स कमेटी। कह दो ठीक है यार, स्टेट कमेटी के तो थे ही चेयरमैन, साथ में यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी थे। अभी मज़े की बात ये है, ये जो स्टेट कमेटी थी ना, इसका एक और नाम था, पता है आपको, मैं बता दे रहा हूँ, पता होता यहाँ थोड़ी ना होता यार। कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स।
हम लोग वहाँ पर फंस जाते हैं अगर हमसे पूछा जाए कि कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, इसमें तो सरदार पटेल होने चाहिए, नेहरू जी क्या कर रहे हैं। लेकिन यही पॉइंट है, स्टेट कमेटी या फिर कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट में कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, सरदार पटेल नहीं थे। याद रखना, इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, फिर कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं यार, वो मैं आपको बता दूँ क्या। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी, इसकी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लो यार। क्या, इसका ऑफिशियल सील जो था, वो सील किस एनिमल को डिपिक्ट कर रहा था, तो इसकी सील में जो एलिमेंट था वो था एलिफेंट। ठीक है। इसकी कैलीग्राफी किसने करी, कॉन्स्टिट्यूशन की। कैलीग्राफी मतलब जो डेकोरेटिव राइटिंग होती है, हैंड राइटिंग, वो किसने करी थी। तो अगर आपको इसकी कैलीग्राफी देखनी है तो वो थे इसके कैलीग्राफर प्रेम बिहारी जी। दो तरह के सवाल बनेंगे, इतना आसान नहीं है। एक कैलीग्राफी हो गया, मान लो अगर आपसे पूछ लिया गया कि हिंदी कैलीग्राफी किसने करी, अब बताओ मुझे ज़रा। मैं 5 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ, आप मुझे बताओ। 1 2 3 4 5। तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, हिंदी कैलीग्राफी जो थी वो करी थी भाई वसंत कृष्ण वैद्य, प्लस एक और थे इनके साथ, उनका नाम था नंदलाल बोस। तो सवाल ध्यान से पढ़ लेना मेरे भाई। सील एलिफेंट थी, कैलीग्राफी जो थी वो प्रेम बिहारी जी ने कही थी, और हिंदी कैलीग्राफी वसंत कृष्ण वैद्य प्लस नंदलाल बोस ने करी थी। इतना हमको समझ में आया। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कितने दिनों में बन के तैयार हो गया था, ये तो सबको पता है बच्चे बच्चे को, कि 2 years 11 months एंड 18 days एंड 18 days। तो क्या नई बात बताई, कोई नई बात नहीं दोस्त, अभी आगे पता चलेगी आपको। इसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेन 2 काम थे। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो बात ध्यान से सुनना। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, इसके पीछे की हिस्ट्री बता दे रहा हूँ, अगर लिखना होगा तो आप लोग लिख लेना। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, वो एक्ट कब आया था, माउंट बैटन के टाइम पर आया था। उस एक्ट की ये खासियत थी कि उस एक्ट ने ये बता दिया था ना, ये 1947 में आया था, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा 1947 में क्या हुआ। इंडिया आज़ाद हो गया था, अंग्रेज़ भारत से जा रहे थे, तो माउंट बैटन ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है, अब इसमें कुछ नए नए इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ मैं। तो उसने 3 मेन इसमें इंट्रोडक्शन, नए 3 चेंज करे थे, पहला, दूसरा, तीसरा। क्या भैया चेंज किए थे इसने, तो पहले इसने ये कर दिया था कि असेंबली जो है वो कैसी हो गई, अब असेंबली है सोवर्न। सोवर्न मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट है, इस पर एक्सटर्नल कंट्रोल हमारा नहीं होगा, ये सोवर्न है। और ब्रिटिश ने जितने भी कानून बनाए हैं, ब्रिटिश मेड लॉज जितने भी हैं, ये WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, चाहे तो इसको एक्सेप्ट करे या फिर इसको रिजेक्ट करे। तो पहले इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने क्या कह दिया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, आ सकता है। असेंबली सोवर्न है, अगर ये चाहे तो अंग्रेज़ों के बनाए कानून इंडिया के प्रति उनको एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे, असेंबली की मर्जी। तो उसने इसमें बोल दिया यार कि असेंबली जो है, पहले असेंबली केवल एक ही काम करती थी। पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या काम करेगी, पहला कि केवल और केवल क्या बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर इसका अर्लियर आपको वर्क देखना था, तो अर्लियर ये केवल इसका एक ही काम था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। ये इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ने इसको 2 काम दे दिए, 2 वर्क दे दिए किसको, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। पहला क्या, लेजिस्लेटिव, और दूसरा क्या, कॉन्स्टिट्यूंट, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। 2 काम दे दिए कि भैया अब पार्लियामेंट का रोल भी तुम ही करोगे। लेजिस्लेटिव मतलब यही तो हो गया, पार्लियामेंट मतलब अब पार्लियामेंट का काम भी तुम ही करोगे और संविधान बनाने का काम भी तुम ही करोगे। तो जो पार्लियामेंट बनाने का काम करते थे दोस्त, उनका नाम था लेजिस्लेटिव वर्क, या फिर जो पार्लियामेंट का काम करता, जब वो मीटिंग लगनी होती थी तो उसके हेड होते थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के हेड तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है यार। और तीसरा ये इम्पोर्टेंट काम ये करती है कि पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर थे दोस्त, वो थे हमारे 389। अर्लियर जो मेंबर थे वो थे 389। फिर पार्टीशन हो गया हमारा, इंडिया अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, पार्टीशन के बाद ये मेंबर हो गए 299। क्यों भैया, पार्टीशन हो गया था तो पाकिस्तान के जितने मेंबर थे वो कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे।
तो हमें समझ में आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में क्या हुआ, असेंबली को सोवन बना दिया। लॉ रखने हैं तो ठीक है, वरना हटा दो। पहले केवल कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम कर रही थी, अब दो काम हो गए, एक लेजिस्लेटिव वर्क भी करेगी और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का भी काम करेगी। पहले 389 मेंबर थे, अब कितने मेंबर हो गए, 299। स्टार मार्क लगा के लिखते रहो। जो गांधी जी थे हमारे और जो जिन्ना था वर नॉट मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। इसके साथ कुछ दो तीन इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आप रख लो, वनडे एग्जाम में आती हैं। फॉर एग्जांपल हमारा नेशनल फ्लैग किस तारीख को लिया गया था, तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ। जो हमारा नेशनल फ्लैग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था, नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड ऑन, मम्मी भैया अडॉप्टेड है, जुलाई 22, 1947। ठीक है जी। अब नेशनल एंथम या जो हमारा सॉन्ग है जनगण मन या फिर वंदे मातरम, ये अडॉप्ट किया गया था हमारा जनवरी 24, 1950। मैं इसको हाईलाइट कर दूँ। नेशनल फ्लैग जुलाई 22, 1947 और नेशनल एंथम जनवरी 24, 1950। उसके बाद भारत के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे श्री राजेंद्र प्रसाद, वो इलेक्ट हुए थे जनवरी 1950 को वो भारत के राष्ट्रपति बन गए थे। एक और इसमें लास्ट पॉइंट ये आता है कि इंडिया जो था वो कॉमनवेल्थ कंट्री में मेंबर बना वो भी किसने बनाया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मई 1949 को। याद रखना ही कॉमनवेल्थ क्या था, कॉमनवेल्थ कुछ नहीं था, अंग्रेज़ों ने कहा था कि जितने भी कंट्रीज हमने गुलाम बनाई है उनका हम एक ग्रुप बना दे रहे कॉमनवेल्थ। मतलब सारी कंट्री क्या है, हमारा कॉमन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो ये अगर हमारा कॉमन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है तो इनका एक ग्रुप होगा जो कि क्या होगा, एक रिप्रेजेंट करेगा कि ये क्या थी, यूके पावर के अंडर थी। तो इंडिया भी उसका भैया मेंबर बन गया था मई 1949 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था और इनेक्ट हुआ अपना कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर 1949 को, जो कि मैंने इधर डेट लिखी थी। इसमें आ रही है कि कैमरे में, ये रही 1949। 1950 में फिर क्या हुआ, अडॉप्ट हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को, जो कि हमारा क्या होता है, रिपब्लिक डे होता है। मैं फटाफट इसको क्विक रिपीट कर दूँ। कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा, स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में रिलेशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, एब्सोल्यूट मोनार्की हमने देखा, फंडामेंटल है गवर्नेंस के, ये गाइड करेगा रिसोर्सेज के और पीपल के मैनेजमेंट को। हमने हिस्ट्री देखी, नेहरू रिपोर्ट आते हैं, फिर कोई डिमांड रखेगा, डिमांड एक्सेप्ट होगी, डिमांड एक्सेप्ट होने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई होगी, मुस्लिम लीग उसको रिजेक्ट कर देगी, रिजेक्ट होने के बाद कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीग के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनना चालू हुआ। फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को होगी। फिर प्रोविंशियल प्रेसिडेंट सत्यनारायण सिन्हा होंगे, राजेंद्र प्रसाद जी इलेक्टेड प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट ये हो जाएंगे हमारे एस सी मुखर्जी साहब। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट हो जाएंगे B.R. अम्बेडकर, कॉन्स्टिट्यूंट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के मेंबर हमारे के चेयरमैन हमारे जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं। सरदार पटेल हमने देखे किसके मेंबर थे। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली देखा, सील इसका एलिफेंट था, कैलीग्राफी प्रेम बिहारी जी थी, हिंदी कैलीग्राफी बसंत जी और नंदलाल जी ने लिखी थी। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने 3 बातें कही, असेंबली सोवन है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अब 2 काम करेगी। पहले 389 मेंबर थे, अब हमारे 299 मेंबर हो जाएंगे। गांधी जी और जिन्ना इसके मेंबर थे नहीं। फिर हमने देखा नेशनल फ्लैग हमारा किस डेट को अडॉप्ट हुआ, नेशनल हमारा एंथम किस डेट को हुआ, फिर पहले राष्ट्रपति हमारे किस डेट को चुने गए, इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर कब बना, मई 1949 को। फिर उसके बाद में देखा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इनेक्ट 1949 में हुआ था, अडॉप्ट हमारा 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अगली वीडियो में यार हम लोग प्रियम्बल से शुरू करेंगे,
कि ये प्रीएम्बल क्या होता है, या फिर प्रीएम्बल से पहले मैं आपको जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं उसको डिस्कस करूँगा। उसके बाद फिर हम लोग प्रीएम्बल पे चलेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।